हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम दोस्तों एनसीईआरटी बुक क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आपने दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है आधा से ज़्यादा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा पार्ट 3 वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स है। वीड्स का मतलब मैंने पार्ट 2 वीडियो में बताया था कि द अनवांटेड प्लांट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स जो दोस्तों होते हैं जो कि ग्रो करते हैं हमारे क्रॉप्स के साथ, जिनकी ज़रूरतें नहीं होती है, वही वीड्स होते हैं। वीड्स का मतलब खरपतवार, ये तो आप समझ ही गए होंगे वीड्स का मतलब। और दोस्तों वीड्स को क्लासिफिकेशन दो बांटा गया है। फर्स्ट जो है नैरो लीफ वीड्स को मोनोकॉट वीड्स भी बोलते हैं, और सेकंड ब्रॉड लीफ वीड्स को डाइकोट वीड्स भी बोलते हैं। बड़े मैं आपको करके दिखा दूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वीड्स नैरो लीफ वीड्स को मोनोकॉट वीड्स हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, और ब्रॉड लीफ वीड्स को दोस्तों डाइकोट वीड्स बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि सीज़न के अनुसार नैरो लीफ वीड्स को मोनोकॉट वीड्स को कितने आधार पर बांटा गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। खरीफ सीजन वीड्स और रबी सीजन वीड्स दो में बांटा गया है, खरीफ सीजन वीड्स और रबी सीजन वीड्स। खरीफ सीजन वीड्स का एग्जांपल दिया गया है, मोथा है और जंगली ज्वार है। मोथा का साइंटिफिक नेम साइप्रस रोटंडस यहाँ पर देख रहे होंगे, और जंगली ज्वार का साइंटिफिक नेम तो नहीं दिया, वाइल्ड सोरघम है ये। और रबी सीजन वीड्स में बांटा गया है, तो इसका एग्जांपल फालारिस मंदूसी और वाइल्ड डोड जंगली जाली। अब ब्रॉड लीफ वीड्स, ब्रॉड लीफ वीड्स को यहाँ पर देखिए, नीचे देखिए। ब्रॉड लीफ वीड्स को भी दो सीजन के आधार, जैसे कि इसको बांटा गया था खरीफ सीजन वीड्स और रबी सीजन वीड्स। खरीफ सीजन वीड्स में चौली एमेरंथस विरिडिस साइंटिफिक नेम ऑफ चौली, साथ ही त्रिएंट, घुक्रू, जैंथियम स्ट्रूमेरियम। अगर कभी भी दोस्तों इन सब नामों में से अगर आपको पूछ दिया ये सब क्या है, तो ये सब वीड्स हैं दोस्तों। और टाइप्स पूछ दिया तो ये ब्रॉड लीफ है या ब्रॉड लीफ वीड्स है या फिर नैरो लीफ वीड्स, तो दोस्तों आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और रबी सीजन वीड्स के आधार पर चिनोपेडियम एल्बम बथुआ जो होता है, कॉन्वोल्वस प्लूरिकौलिस हीराकुंडरी और पार्थीनियम हाइस्टरोफस। यह हो गया दोस्तों, यह आपको मैंने पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा याद भी इससे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब चैप्टर के टॉपिक पर आते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ तक दोस्तों पढ़ लिया था डीप टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट। क्वेश्चंस है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स, वाई? ए फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड्स, डू नॉट adopt irrigation of or use fertilizers. B farmers use ordinary seeds, adopt irrigation and use fertilizers. C farmers use quality seeds, adopt irrigation, use fertilizer and use crop protection measures. तो यह दोस्तों सही है, क्योंकि क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स भी रखेंगे, यह मोस्ट बेनिफिशियल लग रहा है, यही आंसर सही होगा। अब यहाँ पर आते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ यहाँ पर दिया गया है, और स्टार से नीचे दोस्तों पहले ही दर्शा दिया है कि प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट। मिल्क काउ 3.6 फैट्स, उसमें 4 प्रोटीन्स, जो कि एनिमल के प्रोडक्ट में कितना फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स। तो दूध में B1, B2, B12, D विटामिन होता है, कैल्शियम होता है, मतलब कंप्लीट फूड माना जाता है मिल्क को। एग का जो है कि फैट 12, प्रोटीन 13, और शुगर जो है कि प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और मिनरल्स 1, वाटर 74, और विटामिन्स B2, D। यह हो गया। और मीट का 3.6 फैट्स, प्रोटीन 21.1, और यह बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट है। और मिनरल्स 1.1, 74.2, B2, B12 पूरा आप देख सकते हैं। और यह फिश में नियासिन D है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, स्टोरेज और ग्रेन्स। यहाँ पर देख रहे होंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कैसे स्टोर करते हैं ग्रेन्स को। तो स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक। बायोटिक में कौन कौन सा आता है? इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंजाई, ये सब बायोटिक फैक्टर हैं जिनके वजह से जो हमारा फूड जो स्टोर हम नहीं कर पाते हैं, स्टोर करते भी हैं तो ये इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, ये सब जो है कि प्रभावित उसको कर देते हैं। एंड एबायोटिक में इन अप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर्स इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज। तो ये दोनों फैक्टर प्रभावित कर रहा है बिल्कुल। दिस फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस आर लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी. These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses. Preventive and control measures are used before grains are stored for future use. They include strict cleaning of the produce before storage, यानी कि स्ट्रिक्टली इसको स्टोर किया जाता है। प्रॉपर ड्राइंग जरूरी है दोस्तों, ड्राइंग, सनलाइट की रेज में उसको सुखा करके रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। फिर क्रॉप को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन शेड, एंड फ्यूमिगेशन। दोस्तों फ्यूमिगेशन किया जाता है यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट, जो कि पेस्ट को मारने में मदद करता है। दैट कैन किल पेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूमिगेशन, जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह जो वर्ड है फ्यूमिगेशन जो है केमिकल होता है जो कि किल करता है पेस्ट को। इसके बाद स्टोर करते हैं हम अपने अनाजों को बिग सिलोज में या फिर वो ट्रक में ड्रम बड़ा होता है। क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रीफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। तो ये क्यों प्रिवेंटिव मेजर किया जाता है? क्योंकि अगर हम ड्राइंग नहीं करेंगे तो क्रॉप खराब होने की आशा रहेगी। तो इसलिए प्रिवेंटिव मेजर और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को प्रीफर्ड किया जाता है फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप के लिए, क्योंकि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर उस पर जो है कि हो सकता है जिसके कारण खराब हो सकता है। सेकेंड, व्हाट फैक्टर्स में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। तो दो फैक्टर होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। इसका आंसर ये होगा जो कि लॉसेज करते हैं ग्रेन्स का ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री का मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। यह एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल हस्बेंड्री। यह एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, जिसके द्वारा एनिमल्स को जो है कि वो फार्म एनिमल्स को रिक्वायर होता है, प्रॉपर केयर दिया जाता है एंड मैनेजमेंट सच एज शेल्टर, शडर दिया जाता है, फीडिंग खिलाया जाता है, ब्रीडिंग बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उनके साथ किया जाता है, एंड डिजीज़ कंट्रोल दिस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। इसी को एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज, देखिए दिया भी है, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री, fish farming. As the population increases, as living standard increase, the demand for milk, eggs and meat is also going up. डिमांड भी बढ़ेंगे। also the growing conditions जो है कि वो भी अवेयरनेस होगा ऑफ द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाइव स्टॉक हैज़ ब्रॉट इन न्यू लिमिटेशंस इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। थस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन आल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। इसको अच्छे से दोस्तों पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कैटल फार्मिंग 15.2.1। कैटल फार्मिंग, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पसेज, मिल्क और ड्रॉट लेबर। ड्रॉट लेबर वो जो ढोने वाले जो जानवर होते हैं उनको ड्रॉट लेबर के लिए रख लिया जाता है। जैसे बुल हुआ है, बुल मेल जो काऊ हुआ है वो ड्रॉट लेबर हो जाते हैं। फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज स्टीलिंग, इरीगेशन एंड कार्टिंग। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज, बोस इंडिकस काउस एंड बोस बुबेलिस। यह इंडिया की ओन वेराइटी है, यानी कि एग्जॉटिक वेराइटी नहीं है, ये इंडिया की ही वेराइटी है, बोस इंडिकस और बोस बुबेलिस। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को मिल्च एनिमल्स बोलते हैं, डायरी एनिमल्स बोलते हैं। वाइल द वंस यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड
लेकिन वहीं पर फार मोर जैसे खेत को जोतने के लिए जो बुल उल लगाए जाते हैं उसको ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। ड्रॉट मतलब काम करने वाले एनिमल्स। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। अपने लैक्टेशन पीरियड के अवधि के अनुसार ही मिल्क वो सब देते हैं। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ ए काफ के बाद। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करके मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जाता है। एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स दोस्तों याद रखिएगा, एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स यहाँ पर दिया हुआ है। एक्जॉटिक फॉरेन ब्रीड्स फॉर एग्जांपल जर्सी ब्राउन स्विस। जर्सी ब्राउन स्विस या फॉरेन यानी कि विदेशी जो नस्ल है, जर्सी ब्राउन स्विस और हॉलस्टीन फ्रीजियन भी है, इसमें नहीं दिया है। हॉलस्टीन फ्रीजियन भी होता है, हॉलस्टीन फ्रीजियन भी होता है जो है कि वो एक्जॉटिक वेराइटी आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। वाइल लोकल ब्रीड्स जैसे कि रेड सिंधी साहिवाल ये सब अपने इंडिया का ही है। रेड सिंधी साहिवाल इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ काउज इन इंडिया shows excellent resistant to diseases. The two can be cross bred to get animals which both the desired qualities, दोनों में जो desired qualities होता है। तो क्वेश्चन है which method is commonly used for improving cattle breeds and why। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हम यूज करते हैं फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स, कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए। और ऐसा इसलिए करते हैं ये कॉमर्शियल पर्पस इसका कारण है, जिसके द्वारा ये ऐसा इसलिए किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब हम करेंगे तो इसका एडवांटेज होगा यह कि इट गिव्स हाई रेट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा और जो है कि ज़्यादा दूध जो है कि मिलेगा और डिजीज़ रेसिस्टेंस ये सब रहेंगे, डिजीज़ से लड़ने की क्षमता होगी। जब दो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के द्वारा जब होगा तब डिजीज़ रेसिस्टेंट दोस्तों होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज़ फॉर काउज एंड बफेलोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग। यहाँ पर एक्टिविटी 15.3 में दिया, विजिट अ लाइव स्टॉक फार्म, नोट द फॉलोइंग। नोट कर लीजिएगा, एक लाइव स्टॉक फार्म में जाइएगा तो नंबर ऑफ कैटल कितने हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स कितना है, द अमाउंट ऑफ डेली मिल्क प्रोडक्शन, ये सब पूरा कर लीजिएगा। और प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज़ फॉर काउज एंड बफेलोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ्ड शेड्स। देखिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, रूफ शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन हीट और कोल्ड से, जो कि बताएगा। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डायरी एनिमल्स आर अप टू टाइप मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मिल्क टू live a healthy life, and B milk producing requirement which is the types of food required during the lactation period. Animal feed includes roughage कंसनट्रेट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रफेज और कंसनट्रेट जो है कि कंपोनेंट है कैटल फीड का, कंपोनेंट ऑफ कैटल फीड। कोई पूछेगा कि दुधारी पशु के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो खाते हैं, तो रफेज और कंसनट्रेट्स उनको दिया जाता है। रफेज का मतलब भूसा होता है और कंसनट्रेट का मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे था रफेज कंसनट्रेट में जो है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन सारा रहता है। कंसनट्रेट जो है कि फाइबर वाइबर को मिक्स किया जाता है और हाई प्रोटीन उसमें जैसे ओट्स, बार्ले, ज्वार, बाजरा, ग्राम और आम मिक्स करके खिलाया जाता है। लेकिन रफेज जो है ग्रीन फॉडर, ये सिर्फ चारा होता है रफेज, विच आर लो इन फाइबर, contain relatively high levels of protein and other nutrients. Cattle need balanced rations containing all nutrient in proportionate amounts. Balanced ration मतलब एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए उनका। Certain feed additives containing macronutrients promote the health and milk output of dairy animals. Cattle suffer from a number of diseases. The diseases besides causing death reduce milk production. A healthy animal feeds regularly and has a normal posture
द पैरासाइट्स ऑफ कैटल में बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट। द एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीजेज। जो बाहरी जो चूसते उसते हैं वो स्किन डिजीजेज को पैदा करते हैं। द इंटरनल पैरासाइट लाइक वर्म्स अफेक्ट स्टोमक एंड इंटेस्टाइन while flukes damage the liver. Infectious diseases are also caused by bacterial and viruses. Vaccinations are given to farm. वैक्सीनेशन फार्म एनिमल का भी दोस्तों गिवन किया जाता है। मेनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। तो कुछ डिजीजेस मैं एनिमल्स का आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कॉमन डिजीजेस कैटल और उसके सिम्टम्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कॉमन डिजीज ऑफ कैटल एंड देयर सिम्टम्स। यहाँ पर देखिए ये कुछ वायरल डिजीजेस जो कि कैटल एनिमल के होते हैं। काउ पॉक्स, रिंडर पेस्ट, फूट एंड माउथ, रेबीज, डर्माटिटिस। और आप काउ पॉक्स का सिम्पटम्स देख सकते हैं। फीवर एकम्पेनिड बाय अपीयरेंस ऑफ स्मॉल नोड्यूल्स। और रिंडर पेस्ट का कंस्टिपेशन, कब्ज होता है, फॉलोड बाय सिवरे डायरोहिया। इसमें होता है एनिमल्स को डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज नोस्ट्रिल। और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है एनिमल्स में। जब ये रिंडर पेस्ट उन सबको होता है तो भूख की कमी हो जाती है। और फूट एंड माउथ में ब्लिस्टर्स अपीयर ऑन द माउथ। माउथ पर ब्लिस्टर्स अपीयर होता है, जैसे कि फूट एंड माउथ का यहाँ पर आप देख सकते हैं। फूट एंड माउथ डिजीज ब्लिस्टर्स अपीयर, कुछ दाग अपीयर हो रहा होगा, तो यही वो बोल रहा है। माउथ एंड फूड रिजल्टिंग एक्सट्रीम सोर्सेज, सोरनेस ऑफ द पार्ट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है। हाई फीवर एकम्पेनिड बाय शिवरिंग, इनएबिलिटी टू वर्क, यानी कि इनएबिलिटी हो जाता है टू वर्क, काम करने की क्षमता नहीं रहती है इस फूट एंड माउथ में। और रेबीज़ भी उन सबको हो जाता है, जैसे कि पैरालिसिस, रेस्टलेस, मार्क चेंज इन बिहेवियर। डर्माटिटिस में इरिटेशन, ब्लिस्टर्स, इरप्शन ऑन द स्किन सर्फेसेस। उसके आगे मैं दिखा दूँ कि बैक्टीरियल डिजीजेस ये इसी का है दोस्तों, यह इसी का है। यह जो अगला मैं पेज खोल के दिखाऊंगा, फोटो के जरिए दिखा रहा हूँ। कॉमन डिजीजेज ऑफ कैटल का ईयर, कैटल मतलब दुग्धधारी पशु, जैसे गाय हुए हुआ, और उनके सिम्पटम्स सारा इसमें मैं आपको दिखा दूंगा। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आप बैक्टीरियल डिजीजेज में देख सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में एंथ्रेक्स और हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, थर्ड ब्लैक क्वार्टर ब्लैक लेग, फोर्थ ट्यूबरकुलोसिस, फिफ्थ ब्रूसेलोसिस, सिक्स्थ मास्टिटिस, सेवंथ सॉल्मोनेलोसिस। और पूरा सिम्पटम्स देख लीजिए। एंथ्रेक्स में क्या होता है? फीवर विथ स्वेलिंग ऑफ बॉडी, मिल्क सेक्रेशन रिड्यूस्ड, यानी कि दूध नहीं निकलता है। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया में हाई फीवर, एनोग्रेजिया, इंक्रीज्ड रिस्पायरेशन, मार्क्ड सेलिब्रेशन। ब्लैक वाटर में फाटल टॉक्सीमिया स्पेशली ऑफ यंग कटल। ट्यूबरकुलोसिस में फीवर, इन्फेक्शन ऑफ उडर्स, लंग्स, उडर्स का इन्फेक्शन हो जाता है। और अदर पार्ट्स, उनके अदर पार्ट्स का। उडर्स का मतलब होता है दोस्तों थन, उनके थन में इन्फेक्शन हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस में। ब्रूसेलोसिस में स्टेरिलिटी ड्यू टू इन्फेक्शन इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो जाता है ब्रूसेलोसिस में। यूटिरस इन फीमेल्स एंड टेस्ट मेल्स। मास्टिटिस में फीवर, उडर्स बिकम स्वेलोन, मिल्किश वाटरी। सॉल्मोनेलोसिस में फीवर, डायरिया विद ब्लड क्लॉट्स। फंगल डिजीजेस इन कैटल एनिमल्स का देख सकते हैं तो रिंग वार्म, दांत बढ़ जाता है। पैरासिटिक डिजीज में एक्सटर्नल पैरासाइट जैसे लाइस, टिक्स। और फिर इंटरनल पैरासाइट्स, यहाँ पर इंटरनल पैरासाइट्स भी हो जाता है, वॉर्म्स और फ्लूक। लिव इन द स्टोमक इंटेस्टाइन एंड, जो कि स्टोमक इंटेस्टाइन और डैमेज कर देता है लिवर ऑफ कैटल। चलिए मैं दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको कैटल के डिजीजेस दिखा दिया था, दुग्धधारी पशुओं के। अब चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है कि मुर्गा फार्म जो होता है। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन, या एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंड चिकन मीट। देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन क्रॉस ब्रीडिंग इसमें भी दोस्तों होता है कमर्शियल पर्पस के लिए, ताकि बढ़िया क्वालिटी मिले मुर्गों के भी। प्रोग्राम बिटवीन इंडिजीनियस, फॉर एग्जांपल असील जो है कि इंडिजीनियस मुर्गा होता है, और फॉरेन
एग्जॉटिक फॉर एग्जांपल लेगहॉर्न, लेगहॉर्न फॉरेन होता है। ब्रीड्स फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट आर फोकस्ड ऑन टू डेवलप न्यू वैराइटीज फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, नंबर और क्वालिटी ऑफ चिक्स है फर्स्ट डिजायरेबल ट्रेड्स हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देसी और इंडिजीनियस ब्रीड्स जो है कि उसका नाम मैं पोल्ट्री ब्रीड्स का बताने जा रहा हूँ। असील, चित्तागोंग, घग्गूस, बुसरा, 4 नोट कर लीजिएगा। यह एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और यह एग्जॉटिक ब्रीड्स में सिर्फ एनसीईआरटी में दिया लेगहॉर्न, लेगहॉर्न दिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह लेगहॉर्न जो है कि दूसरे देश का है, अपने देश का नहीं है, यह फॉरेन वैरायटी है। तो लेगहॉर्न ने सिर्फ दिया है इसमें। तो मैं सोर्स बता दे रहा हूँ यश चांद की बुक से, पढ़ लीजिएगा। एक्सोटिक ब्रीड्स जो है कि वाइट लेगहॉर्न, रोड आइसलैंड रेड और फिर लाइट ससेक्स, ये सब जो है कि एक्सोटिक ब्रीड्स है मुर्गों का। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेकेंड, ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। थर्ड, समर एडाप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। इनके अंदर जो है कि जब ऐसा हो जाता है क्रॉस ब्रीडिंग तो फिर हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता भी हो जाती है। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर दैट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस है फर्स्ट, डिस्कस द implications of the following statement. It is interesting to note that poultry is India's most efficient converter of low fiber food stuff which is unfit for human consumption into highly nutritious animal food. तो आप लिखेंगे आंसर यस, हाँ, जो है कि इंटरेस्टिंग लगा नोट करके कि पोल्ट्री का जो इंडिया से मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर है लो फाइबर फूड स्टफ को, जो कि अनफिट लेकिन है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, क्योंकि उसमें जो है कि डिजीजेस भी हो जाता है ह्यूमन को, कई सारे फैल भी जाते हैं। तो इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, तो मैं एग जो होता है वो अंडा देने के लिए होता है, ब्रॉयलर, ब्रॉयलर जो होता है मीट पाने के लिए होता है। दोस्तों मैं इन दोनों में अंतर बताता हूँ। एग लेइंग, इसमें भी 2 तरीके के मुर्गों को बांटा गया है। एक एग के लिए जो है कि क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है, एक ब्रॉयलर के लिए कि अच्छा जो है कि मुर्गा रहे, खूब तंदुरुस्त रहे, ताकि उसका मीट पका के खाया जा सके। तो ब्रॉयलर चिकन आर फेड विथ विटामिन रिच। जो ब्रॉयलर चिकन्स हैं वो फेड होता है विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर फूड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टिलिटी एंड टू मेंटेन फीदरिंग एंड कार्कास क्वालिटी। दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्लॉयलर्स एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पजेज। वही दोस्तों मैंने बताया कि ये ब्रॉयलर्स के लिए, यानी कि मीट के पर्पज़ के लिए ये ब्रॉयलर्स होता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट। दिस इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशन। संभाला जाता है इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। एग लेयर से अलग होते हैं, एक अंडे देने के लिए होते हैं, ब्रॉयलर्स जो है कि मीट प्रोडक्शन के लिए होते हैं। The ration daily food requirement for broilers is protein rich with adequate। adequate का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में जो है कि फैट दिया जाता है। The level of vitamins A and K is kept high in the poultry feeds। पोल्ट्री फीड्स के लिए अगर पूछेगा कि कौन सा विटामिन जो है कि केप्ट किया जाता है हाई, तो विटामिन ए और के। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पोल्ट्री बर्ड्स के भी जो है कि कई प्रकार के डिजीजेज होते हैं। पोल्ट्री फॉल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स as well as from nutritional deficiencies. This necessitates proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectants at regular intervals. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious diseases and reduce loss of poultry during an outbreak of disease. तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। फर्स्ट, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में कि उनका देखभाल करना, यही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होता है। पोल्ट्री फार्मिंग खोल लेना, डायरी, पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ डायरी का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना काऊ और बुफेलो का। और सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स एंड इन देयर मैनेजमेंट। तो ब्रॉयलर्स जो है कि मेंटेन किए जाते हैं मीट पाने के लिए, लेयर्स जो है कि अंडे पाने के लिए। और लेयर्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग करते हैं एग्स एट द एज ऑफ 20 वीक्स
और ये डिपेंड रहते हैं लेइंग पीरियड पर, और ब्रॉयलर्स जो है कि डिपेंड रहते हैं कॉमर्स रेस्ड होते हैं 6-7 वीक्स में पोल्ट्री फार्म्स में, और उनको मार्केट में भेज दिया जाता है मीट प्रोडक्शन के लिए। और लेयर्स को रिक्वायर होता है इनफ स्पेस एंड एडिक्वेट लाइटनिंग। ब्रॉयलर्स को रिक्वायर कंडीशन टू ग्रो फास्ट एंड लो मोटिलिटी, यानी कि ब्रॉयलर्स को जल्दी से ग्रो फास्ट कराया जाए, तंदुरुस्त बनाया जाए, ताकि ब्रॉयलर्स तो यही डिफरेंस है, लेकिन लेयर्स का अलग ही होता है, उनको इनफ स्पेस प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अंडे सी सकें आराम से। तो यही डिफरेंस लिख देंगे इस क्वेश्चन का। ये दोनों कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिश प्रोडक्शन। फिश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से जो है कि डिजीज़ होते हैं पोल्ट्री बर्ड्स को। तो चलिए सम कॉमन डिजीज ऑफ फाउल एंड देयर सिम्पटम्स मैं आपको बताने जा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यह सम कॉमन डिजीजेज ऑफ फाउल और उनके सिम्पटम्स। जैसे नेम ऑफ डिजीज़ यहाँ पर आपको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डर्मिटीज़, फाउल पॉक्स, फाउल कोलेरा, एस्परगिलोसिस, यह सब जो है कि मुर्गों को होता है। वायरस से देखिए अगर पूछेगा वायरस से 2 डिजीज़ बताइए फाउल के मुर्गे की, तो वायरस से 2 डिजीज़ डर्मिटिस और फाउल पॉक्स बता देंगे। बैक्टीरिया से फाउल कोलेरा बता देंगे, फंगस से एस्परगिलोसिस बता देंगे। तो इसका सिम्टम पढ़ लीजिए कि डर्मिटीज वायरस से जो होता है इरिटेशन हो जाता है, ब्लिस्टर्स एंड इरुप्शन ऑन द स्किन सरफेस खराब हो जाती है। फाउल पॉक्स से जो कि वायरस से होता है, जो कि वाट लाइक पॉक्स, लेजियंस ऑन कॉम्ब, ब्रेटल्स, आईलिड्स एंड फीट, लेजियंस इन द माउथ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है जब फाउल पॉक्स हो जाता है मुर्गों को। येलो चीज़ लाइक डिस्चार्ज होता है फ्रॉम आइज से और नोज से। और फाउल कोलेरा जब बैक्टीरिया से होता है तो लूज मोशंस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। एस्परगिलोसिस जब जो होता है फंगस से तो पैचेस हो जाता है स्किन पर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स। यह पूरा याद कर लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से दोस्तों याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिश प्रोडक्शन पे अब चलते हैं दोस्तों। फिश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फाइन ट्रू फिश एज वेल एज सेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मोलस्क्स। There are 2 ways of obtaining fish. One is from natural resources which is called capture fishing. कैप्चर फिशिंग को नेचुरल रिसोर्सेज से जब हम पाते हैं तो उसको कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। द अदर वे इज़ बाय फिश फार्मिंग, तो उसको कल्चर फिशरी, यही दोनों अंतर होता है। कैप्चर फिशिंग में हम जो है कि नेचुरल रिसोर्सेज उसको पकड़ते हैं, कल्चर फिशरी में फिश को जो है कि फार्म करते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर such as in rivers and ponds. Fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystems. तो 15.2.3 marine fishes. India's marine fishery resources include 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन पर इसको किया जाता है, और डीप सीज में। Beyond it, popular marine fish varieties include pomfret, मैक्रेल, टूना, सार्डाइंस, बॉम्बे डक। ये सब फिशेस के पॉपुलर मैरीन जो है कि फ़िश वैरायटी है। पॉपुलर मैरीन फिश वैरायटीज़ पॉम्फ्रेट है, मैक्रेल है, बॉम्बे डक है। मैरीन फिश आर कॉट बाय यूजिंग मेनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। यील्ड्स आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश। स्कूल जो है कि ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल नाम दे दिया गया है। इन द ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट एंड इको साउंडर्स। सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए दोस्तों मछलियों को पकड़ा जा रहा है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। सम मैरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर आल्सो फाउंड इन सी वाटर। दिस इंक्लूड्स फाइन फिशेज लाइक मुलेट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट सेलफिश सच एज प्रॉन्स, मसल्स एंड ऑयस्टर एज वेल एज सीवीड। ऑयस्टर्स आर आल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स। देखिए दोस्तों, ऑयस्टर्स को पर्ल्स के लिए कल्टिवेटेड किया जाता है। दे मेक। तो चलिए दोस्तों, मेरा यह पार्ट 3 वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।